हेलो दोस्तों, मैं विजय शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th का एक टॉपिक। कह सकते हैं इसका बेसिक जो है वो क्लास 9th में है, लेकिन एक जो हायर चीज़ें हैं वो हम अब क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पॉलिनॉमियल्स, जो कि रियल नंबर के अगला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स का। देखो, पॉलिनॉमियल्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये एक हम कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। और जो भी हमने टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ी थी, वेदर इट इज़ अ वेरिएबल और कांस्टेंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने 9th क्लास में ठीक से ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि आप चीज़ों को बेटर तरीके से रिकॉल कर पाओ और उन चीज़ों को यहाँ से कनेक्ट कर पाओ, ताकि ये चैप्टर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए बात करते हैं। देखो, पॉलिनॉमियल जो है हमारा दो शब्द से मिलकर बना है। एक है हमारा पॉली और एक है हमारा नॉमियल। ये जो आपको शब्द दिख रहा है पॉली, पॉली इसका मतलब होता है मैनी। ठीक है, कई सारी। और नॉमियल, नॉमियल इसका मतलब होता है टर्म्स। सो एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारी टर्म्स हैं, उसको हम पॉलिनॉमियल का नाम देते हैं। ठीक है, क्या है? एनी algebraic expression having many terms are said to be a polynomial। ठीक है, हालांकि पॉलिनॉमियल के कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी हैं, अभी मैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना आना चाहिए कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल जितनी भी क्या होता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उनको हम पॉलिनॉमियल कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, देखो अब तो सर ठीक है, हमें समझ में आ गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें कई सारी टर्म्स होते हैं, उनको हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। ओके ठीक है, लेकिन कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल कब होगा और कब नहीं होगा, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये डेफिनेशन आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा कि व्हाट इज पॉलिनॉमियल, तो आप इसको नोट करना चाहो या ना करना चाहो आपके ऊपर। देखो, मैंने दो तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके सामने लिखता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, एक्स की पावर 3/4 प्लस 7x प्लस 8, एक्स की पावर माइनस का 3 माइनस 8x प्लस 9। ठीक है, और x की पावर 0। ये मैंने चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं आपके पास। ठीक है, क्या होते हैं पॉलिनॉमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल कहा जाएगा और कौन सा पॉलिनॉमियल नहीं कहा जाएगा, वो समझते हैं। देखो, एनी वेरिएबल, ठीक है, मुझे ये लगता है कि शायद आपको वेरिएबल ना पता हो। ठीक है, या अगर पता हो तो उसके बारे में क्या पता है क्या नहीं। कोई भी ऐसा अल्फाबेट जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इट कुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सब वेरिएबल होते हैं। जैसे इन सब में ये एक्स वेरिएबल हो गया। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, किसी भी वेरिएबल, जैसे इसमें अगर ये वेरिएबल है, तो उसकी पावर में, वेरिएबल की पावर में अगर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है, इस बात को बेटा ध्यान देना, इंटीग्रल वैल्यू कौन सी? अगर किसी वेरिएबल की पावर में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होती है, देन इट्स सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। जैसे सर यहाँ पर ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में 2 है। सर 2 एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू है? हाँ जी है, तो ये एक वेरिएबल है। ठीक है, ओके। सर यहाँ पर ये वेरिएबल 3/4 है। ठीक है, तो सर 3/4 नॉन नेगेटिव तो है, बट दिस इज नॉट ए इंटीजर, इट्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पर सर, यहाँ पर ये तो नेगेटिव ही आ गया, तो ये तो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये सर एक्स की पावर में 0। सर 0 तो हमारी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू है, पे 0 इंटीजर भी होता है, तो ये तो हमारी पॉलिनोमियल है ही। हाँ जी बिल्कुल, एक्स टू द पावर
एक्स टू द पावर 0, वाई टू द पावर 0, ये सब हमारे पॉलिनोमियल होते हैं। चलिए इतनी बात हमें समझ में आती है। तो हमें ये समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, हमें ये समझ में आ गया कि हमें पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं बेटा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। बेटा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर कोई अल्फाबेट लिखा है जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू वेरिएट कर सकती है, वो वेरिएबल कहलाता है। लेकिन अगर कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने अगर किसी एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 लिख दिया, तो ये x तो वेरिएबल हो गया, और ये जो 12 है इसके साथ कोई भी वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अभी हम और बात करेंगे इस बारे में। चलो, तो हमें ये समझ में आ गया। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। इसके बारे में, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मुझे उम्मीद भी करता हूँ मैं जो भी बच्चे यहाँ पे 10th क्लास का पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। जैसे अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, तो दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं p, और क्योंकि x वेरिएबल में है तो ब्रैकेट में x, तो दिस इज द पॉलिनोमियल। ओके, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, देखो सीधी सिंपल बात ये समझो, हमारी डिग्री क्या होती है, जो हमारी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है। इसीलिए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। जैसे इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल हमारा x है और x की हाईएस्ट पावर 2 है, भाई यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इन दोनों में हाईएस्ट 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई हमारी 2। ठीक है, इसी तरह मैं एक और पॉलिनोमियल लिखता हूँ, x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है सर, वेरिएबल 7 है, सॉरी x है, और x की हाईएस्ट पावर 3 क्या है, 3, तो सर इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी 3, इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है, तो कांस्टेंट क्या है x, और कांस्टेंट है हमारा 9 और वेरिएबल है x। अच्छा, इसमें कांस्टेंट -3 है और वेरिएबल है हमारा x, तो हमें ये बातें समझ में आती है। चलिए ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमें समझ में आ गया। तो मैं 2-3 चीजें पूछूंगा आपसे, आप आ, उसको बताना। मैंने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, 7x स्क्वायर, 7x क्यूब कर लेते हैं इसको, 7x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स की पावर माइनस का 8 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7, और एक्स की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, प्लस 13। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो इसकी डिग्री क्या है सर, इस पॉलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। सर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री सर हो गई 3। सर इसमें क्या हाईएस्ट पावर 2 है, बताओ। बेटा पहले तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो -8 आ रहा है। बेटा अभी मैंने आपको बताया है वेरिएबल की पावर में नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो डिग्री की बात ही खत्म हो गई। यहाँ पर डिग्री क्या है बेटा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है, एक्स की पावर में 4 है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू, सो दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास 4। तो हमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गई बात। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, ये बात आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में।
चलो 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इस टॉपिक से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x, क्योंकि पॉलिनोमियल है तो इसलिए p, और x वेरिएबल में है इसलिए x आ गया। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 2x प्लस 3, ठीक है, हाँ जी ये एक पॉलिनोमियल है। मुझे एक बात बताओ, या फिर एक काम कर लेते हैं, ऐसी आसानी से आसान स्टेप लिखते हैं, x प्लस 3 लिख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा ये एक पॉलिनोमियल है x प्लस 3, मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 5, तो आप कैसे निकालोगे? सर आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, मैं एक काम करता हूँ पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 रख देता हूँ, तो इस x की जगह पे मैं 5 रख दूंगा, तो 5 प्लस 3 दैट्स 8। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई एट x इक्वल्स टू 5, और वो क्या आई है 8 आ गई, ठीक है। मैंने कहा मैंने एक और पॉलिनोमियल लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और मैंने कहा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। तो जहां जहां इस पॉलिनोमियल में x दिखाई दे रहा है वहां वहां हम 2 रख देंगे और हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। आप वीडियो पॉज करो, ठीक है, और इसको आप पहले खुद निकालो, फिर मैं निकालो और अपने आंसर को मैच करो। देखो p जहां जहां x है वहां वहां माइनस का 2 रख देते हैं, तो माइनस के 2 का स्क्वायर, माइनस का 4, माइनस का 2, प्लस का 5, माइनस का 4 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, प्लस 5, 8 और 4 12 5 17 हमारा आंसर आ गया। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई एट x इक्वल्स टू पर कितनी आई? 17 आई, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये परेशानी हो कि सर ये आपने माइनस का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 2 कैसे करा, तो बेटा माइनस 2 इंटू माइनस 2, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। हालांकि आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, अगर फिर भी ना आए तो आप मुझे बता देना, हमें बेसिक क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम आपकी कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करेंगे। चलो, तो मुझे किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी आ गई एट किसी पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x माइनस 4, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, x की जगह मैं क्या नंबर रखूं कि इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए? सोचो। सर आपने कहा कि अगर मैं x की जगह 4 रखूं तो 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं x की जगह माइनस का 4 रखूं तो पॉलिनोमियल माइनस का 4 इक्वल्स टू, जहां जहां x है वहां मैंने माइनस का 4 रखा, और सॉरी प्लस का 4 एक बार रख के देखते हैं, ठीक है। तो प्लस के 4 से माइनस का 4 कट गया, आंसर 0 आ गया। अब ये करे सर ये क्या बात हुई? मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल्स टू प्लस का 4 अगर हम यहाँ रखते हैं तो वो वैल्यू 0 दे देता है। हाँ जी दे देता है, बिल्कुल। तो इससे हमने एक बात कंक्लूड करी कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x की कोई वैल्यू रखने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाती है तो वो नंबर उस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो, एक तो कंप्यूटर वायरस की तरह, अगर वायरस हमारे कंप्यूटर में एंटर हो गया तो हमारा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कोई फाइल करप्ट हो जाएगी, या हो सकता है शट डाउन हो जाए, मदरबोर्ड खराब हो जाए, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स की वो वैल्यूज होती हैं जो किसी पॉलिनोमियल को जीरो बना देती हैं। अभी हम इसके 2-3 और एग्जांपल करते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे मैं इसी की बात लेता हूँ, मुझे बताओ कि मैं x की जगह इस एक्सप्रेशन में क्या रखूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। आप कहोगे सर आप बहुत आसान है, आप x इक्वल्स टू माइनस का 3 रख लो, तो p ऑफ माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3, इससे ये कट गया, आंसर 0 आ गया। हाँ जी, तो ये क्या हो गया? माइनस का 3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अब मैं थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ जा रहा हूँ, ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं करना आता तो मैं उसको भी बता दूँ। मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। नाउ आई हैव टू फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, माने x की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। बेसिक रूल करते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता उसको मैं बता दूं। हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, इस 12 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी प्लस या माइनस
करके तो 7 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके 12 आए। ठीक है, कैसे? 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। आप कहोगे सर 2 दूनी 4 होते हैं और ये 3 है, और 4 के और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 भी आ जाएगा, और 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 भी आ जाएगा। तो 4 और 3 वो डिजायर्ड नंबर हो रहे हैं जो हमारे इस पैटर्न में बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर, अगर किसी बच्चे को इसमें परेशानी हो तो परेशान ना होना, अभी हम आगे इसके बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। x7 को मैंने क्या लिखा, मैंने कहा 4 और 3 ऐसे नंबर आए हैं। ठीक है, तो मैं 4 और 3 को ऐड करके 7 आना चाहिए, तो 7 को हमने ब्रेक करके 4 + 3 लिख लिया, x एज इट इज और 12 एज इट इज चल रहा है। एक्स स्क्वायर इस x के अंदर मल्टीप्लाई कराई तो 4x, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराई तो 3x + 12। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x। इस एक्स स्क्वायर को मैं x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, एक x तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर ये वाला x बचा तो उसको यहाँ लिख देते हैं, प्लस का साइन एज इट इज। ठीक है, इसमें से ये वाला x तो मैंने बाहर निकाल लिया था तो खाली 4 बचा, तो ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, प्लस इन दोनों में इस 12 को मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो ये 3 और ये 3 बाहर आ गया, इसमें ये 3 बाहर आ गया तो खाली x बचा, प्लस का साइन एज इट इज। इसमें से जब ये 3 बाहर निकाल लिया तो हमें खाली 4 बचा। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है इसमें, और ये x+4 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x+4 को ये बाहर निकाला और यहाँ से x+3 अंदर है गया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें करने के बाद हमारे पास इस प्राइम फैक्टर, इस ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके दो फैक्टर आए, x+4 और x+3। ठीक है, चलो x+4 को अगर मैं 0 रख के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू आएगी -4, और x+3 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू आएगी -3। ठीक है, अब आप -4 और -3 को इस इक्वेशन में रख के देख लेना, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो -3, -4 एंड -3 आर द 0 ऑफ p ऑफ x। इस p ऑफ x से क्या कहलाएंगे, ये जीरोस कहलाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, और एक छोटी सी बात और क्या हो सकती है इसमें, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, छोटी सी हेडिंग है, हालांकि इसमें और कुछ है नहीं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर चिपका हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 7 हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, वो नंबर जो हमारे वेरिएबल से कंप्लीटली अटैच्ड रहते हैं, वो उनके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको उतारना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब पॉलिनोमियल को अगर हम डिग्री के बेसिस पर बात करें, डिग्री के बेसिस पर बात करें तो पॉलिनोमियल कई तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और चौथा होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं लिख दूं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है बेटा, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है बेटा, 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है बेटा, 3 होती है। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री 4 होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे हमारा 2x + 3, x की पावर कितनी है, 1, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है, 1, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसके बारे में बात करें, x² - 3x - 3, ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, कि उसकी डिग्री 2 हो गई। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो x³ - x, इसमें हाईएस्ट पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की वो 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो x⁴ + 4x³ + 6x² + 7,
ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 4 हो गई। चलिए, ये बात अभी हमें समझ में आती है। हमें डिटेल में इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ज़्यादा फोकस करना है, तो अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, चलो। तो हमने ये पढ़ लिया बेटा कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं। हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने ये पढ़ लिया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम पढ़ते हैं बेटा थोड़ा डिटेल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है। और इसकी डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री हमारी 2 होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं और उससे आपको एक चीज समझाऊंगा, बड़ी मजेदार है, मजा आएगा। मैंने लिखा एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख लें एक्स और वाई की वैल्यूज को। क्या लिख लेते हैं? एक्स और वाई की वैल्यूज। जब मैं एक्स की वैल्यूज को -1 रखूंगा, यानी अगर मैं यहाँ पर -1 रखूंगा, तो -1 का स्क्वायर -3 -1 -3, तो 1 प्लस 3 -3, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू, इसको हम y पुट कर लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। हम x की वैल्यू रखते जा रहे हैं और y की वैल्यू हमें मिलती जा रही है। ठीक है, x की वैल्यूज हम रखते जा रहे हैं, हमें y की वैल्यूज मिलती जा रही है। अब मैं x की वैल्यू को 0 रखता हूं, तो 0 माइनस का 3, यानी x की वैल्यू -3 रखने पर y की वैल्यू 0 आई। चलिए नेक्स्ट, x की वैल्यू को मैं इस बार x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू -3, उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, x की वैल्यू इस बार मैं 1 लिख लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर -3, तो 1 -6 दैट बिकम्स -5। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू -5 आई। उसके बाद क्या करते हैं हम, x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -3, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -3, और -2 दैट बिकम्स -5। तो y इक्वल्स टू -5। x की वैल्यू को हमने जब 2 रखा तो y की वैल्यू -5 आई। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू को जब हम 3 रखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9, और -3, इससे ये कटा। x की वैल्यू 3 रखने पर हमें y की वैल्यू -3 मिली। ठीक है, x की वैल्यू 4 रख लेते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12, -3। ठीक है, 16 -15 दैट बिकम्स 1। x की वैल्यू 4 रखने पर हमें y की वैल्यू 1 मिली। ठीक है, अब मैंने ये सब किया क्यों, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका हम ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x -3, एक्स पहला पॉइंट है हमारा, x इक्वल्स टू -1, माइनस का 1 यहाँ पर, x इक्वल्स टू -1 यहाँ पर, और y यानी ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट ए। उसके बाद पॉइंट है हमारा 0, -3, x इक्वल्स टू 0, एंड जो y है वो हमारा -3 है, तो कुछ यहाँ पर आएगा, b पॉइंट है। उसके बाद c पॉइंट है हमारा 1, -5, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -5, यानी कुछ ये पॉइंट यहाँ पे आएगा c। उसके बाद b पॉइंट है हमारे पास x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -5,
x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -5, कुछ यहाँ पे आएगा नीचे डी पॉइंट। उसके बाद ई पॉइंट है हमारे पास x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू 3 कुछ यहाँ पे आएगा और y इक्वल्स टू -3 कुछ यहाँ पे आएगा। यानी ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से यू जा रहा है। उसके बाद डी ई एफ 4,1, x हमारा मैं नंबर अगर डालना चाहूँ तो यहाँ पे हम ऐसे नंबर डाल देते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 यहाँ पे आएगा और y इक्वल्स टू 1, यानी ये u आएगा, ये u मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो हमें ये देखने को मिला सर ये x एक्सिस थी और ये y एक्सिस थी। तो जब मैंने इस लाइन की या फिर इस पॉलिनोमियल की इक्वेशन बनाई तो इसने x को दो जगह काटा, x एक्सिस को दो जगह काटा, एक जगह यहाँ काटा और एक जगह यहाँ काटा, ठीक है। तो 2 प्लेसेस पर काटा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो बेटा ये सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस ऑफ x स्क्वायर -3x-3 दैट लाइज ऑन x एक्सिस। अच्छा, जब हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे तो जो हमारी वैल्यूज आएंगी x की वो दो आएंगी, x स्क्वायर -3x-3, ठीक है। जब हम इसकी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी दो ही आएंगे। यानी ये क्या बताता है, अगर किसी लाइन का ग्राफ x एक्सिस को दो जगह काटता है, ठीक है, तो हमें टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखने को मिलती है, टू जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमें पॉलिनोमियल की दो जीरोस देखने की मिलती है। क्यों दो देखने के लिए मिलती है? क्योंकि यहाँ पर x की डिग्री 2 है। मान लीजिए अगर x की डिग्री 3 होती तो हमें 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देखने के लिए मिलता। तो सर आप कहोगे ऐसा तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो 2x+3 होता है, तो वहां पर x की डिग्री खाली 1 होती है, तो वहां पे क्या एक ही सोल्यूशन मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल एक ही सोल्यूशन मिलेगा। अगर आप इक्वल्स टू 0 के इक्वल रखोगे तो ये प्लस के इधर आके माइनस का और x इक्वल्स टू -3/2, x की खाली एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया इस बात से कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसके दो सॉल्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं, 3 होती है तो 3 सॉल्यूशंस देखने के लिए मिलते हैं, और 1 होती है तो एक ही सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। क्या है इसका सिस्टम अभी बताते हैं मेरे को। चलो अब इसको मैं रब कर देता हूँ, इसमें ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि ये सब समझाने के होता है, इसमें आपको भी नोट कुछ नहीं करना। देखो, अगर किसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन इस तरीके से x को एक पॉइंट पर काटती है, ठीक है, तो हमें उसकी जो जीरोस हैं वो ओनली 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देखने के लिए मिलती है। उस पॉलिनोमियल की खाली एक ही जीरोस होती है, ठीक है। वो एक ही ऐसा नंबर होता है जो उस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली जीरो बना देता है। मान लीजिए अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, जैसे यहाँ पे जा रहा था, x को दो प्लेसेस पर काट रहा था, यहाँ पे और यहाँ पर, तो इस केस में जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी दो जीरोस देखने के लिए मिलती हैं, यानी x की ऐसी दो वैल्यूज देखने के लिए मिलती हैं जो उस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली जीरो बना देती है, ठीक है। जैसे इसमें हम कह सकते हैं ax प्लस बी, और इसमें हम कह सकते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इसको अब मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को काटे ही ना? बिल्कुल हो सकता है बेटा। मान लो अगर ये एक्स एक्सिस के ऐसे निकल जाता है तो सर यहाँ तो टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, हाँ, तो बेटा इस केस में उस पॉलिनोमियल की कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं होगी, तो नो जीरोस एग्जिस्ट। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना पाए, ऐसी कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें ये सारे केस समझ में आ गए। 1 0 का भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस सिर्फ एक ही यूनिक पॉइंट पे काटती है, ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो ग्राफ है वो इस तरीके से है यू, यानी एक ही बार काटे। तो आप इसमें ऐसा ना सोचना कि सर ने तो ये बताया था कि दो बार काटे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। बेटा इस केस में ना जो जीरोस होती हैं वो दो हो सकती हैं, वो क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं, कोइंसाइड कर लेती हैं, ये दोनों एक दूसरे बहुत माइन्यूट डिस्टेंस के पास पास होते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी हमारी दो ही जीरो ऑब्टेंट होती है। चलो क्यों? क्योंकि इसमें जीरोस जो होती हैं वो कोइंसाइड होती हैं।
चलो, तो हमें ये बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं। चलो, अब ये सब मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है कि जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में हमें क्या रिलेशन ऑपरेट करना है। जैसे मैं एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है, और सी हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ये बातें हमें समझ में आती है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारी सी। ये बात आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले उससे बेटर समझ में आएगा। मैं अभी पीछे वाला एग्जांपल ले लेता हूँ कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जिसमें दो जीरोस आ रही थी, माइनस का 4 माइनस का 3, यानी माइनस का 4 और माइनस का 3 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल थे। ठीक है, हमें ये बात समझ में आती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस -4 को अल्फा डिनोट कर देता हूँ, अल्फा से डिनोट कर, और कुछ नहीं है। ठीक है, और इस माइनस के 3 को बीटा से डिनोट कर देता हूँ। आप सर कहोगे सर ये अल्फा बीटा कुछ नया क्या आया? बेटा ये अल्फा बीटा जस्ट और सिंबल्स हैं जो आप अपने जीरोस को डिनोट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनके बजाय कोई दूसरे सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, दैट्स कंप्लीटली एंड कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं माइनस के 4 और माइनस के 3 को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? माइनस का 4 माइनस का 3 को ऐड करा तो मैंने माइनस का 7 आया। ठीक है, सर ये 7 यहाँ पर है और ये 7 यहाँ पर है, तो कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा है? हाँ, मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है। कुछ ना मानो तो 1 मान लेता हूँ। हाँ जी, मान लेता हूँ। सर ये जो 7 है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो मैं यहाँ लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ठीक है, और सर ये 1, सर ये तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो नीचे लिख लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स का कोफिशिएंट 7 है। लेकिन सर यहाँ पे माइनस का साइन भी आ रहा है, तो कोई बात नहीं, माइनस का साइन लगा दो। तो हमने दोनों जीरोस के जो सम थे उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, मतलब हमने अल्फा प्लस बीटा को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो हम अल्फा प्लस बीटा को ये लिख सकते हैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस को मैं ये लिख सकता हूँ, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और इसको सिंबल्स के तौर पे यूज करें तो माइनस का साइन, एक्स का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट बी है तो माइनस का बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो ये आ गया माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, ये बात समझ में आती है। थोड़ी सी और जगह चाहिए, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अगर सर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, यहाँ दिख रहा है ना ठीक से। ठीक है, अगर मैं अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करता हूं, यानी अल्फा इंटू बीटा करता हूं, तो यानी माइनस का 4 इंटू माइनस का 3 यानी 12 आ गया। ठीक है, क्या मैं इसको 12 अपॉन 1 लिख सकता हूँ? हाँ जी, लिख सकते हैं। तो 12 क्या है सर? 12 ये रही सर, 12 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे एक्सप्रेस कर देते हैं, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 क्या था सर, 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो नीचे आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया इससे कि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है जो अल्फा इंटू बीटा, वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो हमें ये दो चीजें समझ में आ गई इससे, क्या कि सर सम ऑफ जीरोस तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ऊपर की हेडिंग हटा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको वीडियो पॉज करके चाहे तो नोट कर लेना, मैं इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमें दो फॉर्मूले समझ में आ गए हमारे सामने कि जो अल्फा इंटू बीटा है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या थी हमारे जनरल फॉर्मूले में, सी। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, ए, तो सी अपॉन ए। तो अभी अगर आपसे पूछता है कहीं कि किसी भी पॉलिनोमियल में कि जीरोस का प्रोडक्ट क्या है, तो आप कहोगे तो सी अपॉन ए। और अगर पूछता है अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, पूछे तो आप कहोगे माइनस का बी अपॉन। ये दो फॉर्मूले बेहद जरूरी हैं, इसको याद करो, समझो। तो ये सारी बातें हमें समझ में आ गई है, आप इसे नोट कर लो। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और इस पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से, तो इसको ध्यान रखना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को बहुत इजीली लेके चलूँ। ठीक है, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लिया। ठीक है, ठीक है, तो जरा मुझे इसकी जीरोस बताओ। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होगा, यानी माइनस का बी अपॉन ए। इसको कंपेयर करो अपनी जनरल इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू माइनस का 3, और सी की वैल्यू की माइनस का 3 है। तो अल्फा बीटा यानी सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन में कहता है, ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकालो। ठीक है, या सम ऑफ जीरोस के रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो। आज इस सेशन में हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया हमारा, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का साइन, बी क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3, ए क्या है 1, तो ये हो गया हमारा 3 अपॉन 1, यानी 3 आ गया सम ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारा सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, यहाँ पर सी है हमारा माइनस का 3, और ए क्या है 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया हमारा माइनस का 3। ठीक है, तो हमें ये बातें समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, उसको ध्यान से सुनना। मैंने एक पी ऑफ एक्स लिखा इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अल्फा और बीटा की फॉर्म में लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड काफी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम वो लिखते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को, या इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं, इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं इस इक्वेशन को ए से डिवाइड करूं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो, ए अपॉन ए, तो ए से ए कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको माइनस का साइन, माइनस का बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू जीरो ऐसे लिखूं, तो कोई परेशानी नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों, क्योंकि सर माइनस माइनस तो वैसे भी प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, और बी अपॉन ए सी अपॉन ए एज इट इज ही है, तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ से। ठीक है,
अच्छा, तो मैं इसको यहाँ उड़ा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा ठीक है। क्या ये माइनस का बी अपॉन है कुछ देखा देखा सा लग रहा है? हाँ जी, देखा देखा सा लग रहा है हमें तो। ये क्या है? ये तो सम ऑफ जीरोस है। ठीक है। एक्स एज इट इज, क्या ये सी अपॉन है कुछ देखा देखा सा लग रहा है? हाँ जी, देखा देखा लग रहा है। तो सर ये तो अल्फा इंटू बीटा है इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या समझ में आया? अगर आपको किसी क्वेश्चन में अल्फा और बीटा का सम और प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। ठीक है, ऊपर मैं इसको लिख देता हूँ हाईलाइट करके। हाँ, यहाँ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अगर आपको कहीं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस दे रखा है और आपसे कह रहा है कि आप फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। चलिए, आज हमने जो फॉर्मूले बचते हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं इसके, वो सारे डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस सारी चीज़ों में कोई परेशानी है, कोई बात है, तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।